भी नहीं कह सकता है कि मेरा 5 रुपया खर्च। अगर कह देगा तो मैं आज ही से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज चूँकि पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है, तो पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है तो उसी क्रम में हम कुछ लोगों से मिल रहे हैं। वो अपनी बातें इस चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ और मिलवा रहा हूँ इस दंदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी निसार अहमद जी से। मैं उनसे चंद बातें करूंगा, पंचायत के बारे में ही बात होगी, कुछ व्यक्तिगत बातें भी उनसे होगी, शिक्षा से संबंधित बातें होगी। मैं उनके हृदय में घुसने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को उनकी जुबानी, उनके हृदय की बात मैं सुनवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप बने रहेंगे कनक जीवन चैनल पर। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए जनता के अनुरोध पर इन्होंने अपना मन बनाया है कि मैं एक बार फिर सेवा करूँ जनता का। तो आइए हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या क्या विचार हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर इनको मौका मिलता है तो दंदासपुर पंचायत के लिए वो कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कनक जीवन चैनल से आए हुए आप आगंतुक को मेरी बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खां जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आज की जनता यह समझना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है, आज जिस तरह से राजनीतिक परिवेश बना है उस परिवेश में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व में आपकी पत्नी जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो सबसे पहले ये आप हमें बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसके मुताबिक मैं अपनी शिक्षा दीक्षा की बात बता रहा हूँ और थोड़ी बात और आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन मेरे शिक्षा के बारे में आपको मालूम होगा कि 1980 के दशक में जो एग्ज़ाम हुआ था मैट्रिक का, उसमें श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय का साइंस का टॉपर स्टूडेंट मैं था, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था और लोग भी मेरे दोस्तों ने पास किया था। सिर्फ एक मेरा ही एडमिशन राजेंद्र कॉलेज में इंटर में हुआ था। उस वक्त साइंस आर्ट अलग अलग चलता था। इंटर में आईएससी था, मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न से मैंने पास किया था। उस वक्त मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आर्ट से राजेंद्र कॉलेज से ही बीए पास किया, जिसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। उसके बाद मैं एलएलबी में एडमिशन करवाया था यहीं गंगा सिंह कॉलेज में, कि मेरा शिक्षा बीए एलएलबी है। उसके बाद मेरा बहुत जगह सिलेक्शन हुआ, टीचर में हुआ, दरोगा में हुआ, आपके जो है फॉरेस्ट विभाग में हुआ। लेकिन मेरे माँ बाप की इच्छा नहीं थी कि नौकरी करें, क्योंकि सब भाई लोग नौकरी करते थे, घर पे देखने वाला कोई नहीं था। तो मैं यही सोचा कि जनता की सेवा करूंगा, सेवा भाव से। मतलब यहाँ आपने सुना निसार अहमद जी की बातों को, शिक्षा इनके पास भरपूर है, एलएलबी किया इन्होंने, राजनीति शास्त्र इनका विषय रहा है शुरू से ही। और एक ये चीज़ मैंने सुना है कि राजनीति तो बहुत पहले से या पंचायत का चुनाव हो ही रहा है, बीच में आपका थोड़ा सा भी मोटिव नहीं था कि इस चुनाव के दलदल में हम आए, फिर अचानक क्या कारण पड़ा? देखिए, ये एक सवाल आपका जो है मेरे मन में भी उभरता था बार बार कि मैं जनता के बीच जाऊं या नहीं जाऊं। चुनाव मेरी पत्नी जीती थी, उस काल में मैंने बहुत सारा काम किया पंचायत के लोगों के लिए। जब पत्नी जीती थी उस वक्त महिला था, जनरल महिला, और जब मैं लड़ा था तो जनरल हो गया था, तो उसमें मैं ही लड़ा था। जब मैं हार गया तो मुझे लगा कि इस पंचायत के जनता को ईमानदार आदमी की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसे मुख मोड़ लिया था।
और मेरा रुख जो है दूसरे तरफ था कि नहीं, मैं अब इस दलदल से निकल गया, अब इस दलदल में नहीं जाऊंगे, राजनीति में नहीं जाऊंगे। तो फिर क्या कारण हुआ ऐसा कि मतलब आप फिर तो वही बता रहे थे कि एक बार मेरे यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया और मेरे ब्लड में है, मेरे संस्कार में है कि जो भी आएगा उसको मैं एक कुर्सी दूंगा, एक गिलास पानी दूंगा, एक कप चाय दूंगा। मेरे संस्कार में, मेरे दादा परदादा बाप करते हैं, उसी को देख के मैं भी करता हूँ। और आने वाले दिन में मैं पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे, मेरे भतीजा, मेरे जो भी आने वाला पीढ़ी होगा करेगा। तो लोग आते गए और लोगों का कहना ये था सर कि आप इस बार मैदान में आइए, एक बार जनता के लिए आप मौका दीजिए, क्योंकि आपने जो काम किया और लोग काम किए, उसका लोग जो है उसका जो है दोनों आदमी का कंपेरिजन कर रहे हैं कि इसमें जो है कौन सुपर था, कौन क्या था। उन लोगों के मन में एक भावना है कि आप आइएगा तो अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर, ईमानदारी से काम कीजिएगा। तो मैं बहुत सोच समझ के सोचा था कि मैं इसमें नहीं आऊँगा, लेकिन जनता का इतना दबाव है, इतना आग्रह है कि जनता के बात को मैं काट नहीं सकता। निसार अहमद जी ने यह बात रखी। मैं आपसे एक सवाल और इसको बढ़ाते हुए पूछूंगा कि 5 साल जब आपकी पत्नी मुखिया रहीं तो उस दौरान आपने क्या क्या ऐसा काम किया जिसके चलते जनता आप पर ज़्यादा जी जान से उतारू है और फिर चाहती है कि आप प्रतिनिधित्व करें? देखिए, मेरी पत्नी जब मुखिया थी तो मेरा अपना विचार था कि मैं गरीबों का सेवा करूं, मैं गरीब लोगों के घर पर जाऊं, मैं गरीब की झोंपड़ी को देखूं कि उसकी झोंपड़ी में क्या हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, उसको कपड़ा मिल रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मेरा सोचना था, मेरे साथ जो लोग थे उन लोगों का कहना था, मेरे लोग जो थे, मेरे कार्यकर्ता जो थे कि भाई फलाना आदमी वोट नहीं दिया, फलाना आदमी नहीं दिया। हमने कहा कि देखो भाई, मुखिया मेरी पत्नी हो गई तो पूरी जनता की मुखिया है, पूरा इस पंचायत की मुखिया है। तो उस जमाने में मेरे यहाँ जब मेरी पत्नी मुखिया 2000 में जीती तो उस समय मेरे यहाँ 145 पेंशनधारी थे, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मतलब विकलांग पेंशन, वो पहले से थे, पहले से 145 थे। उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने 1500 पेंशन किया। वाह। अब दूसरी बात बता रहा हूं कि भाई जो गरीब लोग थे उन्हीं का मैंने किया। दूसरी बात कि मैंने 750 इंदिरा आवास बनवाया। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो दंदासपुर आप चले जाइए, हरिजन बस्ती में, जो अनुसूचित जाति की बस्ती आज बोल रहे हैं, उसमें चले जाइए और पूछिए कि किसका बनवाया हुआ है। एक कामेश्वर मास्टर साहब के घर के दक्षिण एक अनुसूचित जाति की बस्ती है, जिसमें मैं गया तो मुझे लग रहा था कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में मैं आया हूँ। और वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं था कि ये आए हैं तो घर बनवा देंगे, लेकिन एक भी झोपड़ी आज वहाँ नहीं है। अगर है तो अगर किसी को 4 बेटा है, 2 का बनवाए, 2 का झोपड़ी, तो वो तो काम अधूरा रह गया। तो 750 इंदिरा आवास में बनवाया। 1000 से ज़्यादा लोगों, गरीब लोगों की बच्चियों की शादी के लिए मैंने, उस समय 5000 रुपया था, 5-5 हज़ार का चेक मैंने घर पर जाके पहुंचवाया, पंचायत सचिव के साथ जाकर के, भाई इनको दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई बीच में बिचवलिया उनसे कोई 5 रुपया ले ले, 500 रुपया ले ले। इंदिरा आवास बना, उसमें कोई भी माई का लाल नहीं है जो कह दे कि 5 रुपया मेरा लगा है। वृद्धा पेंशन जो मैंने करवाया, कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरा 5 रुपया खर्च। अगर कह देगा तो मैं आज ही से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात कि मेरे पंचायत में 1600 राशन कार्ड बना, लेकिन मुझे अफसोस है कि 600 राशन कार्ड धारी
अभी बाकी हैं लोग, जिनका मैं उस समय नहीं कर सका। 70 वर्षों के बाद मुझे मिला था मौका। बताइए 65 साल का खाई जो है 5 साल में कैसे भर जाता। अगर एक बार जनता हमको मौका दिए होती तो आज तक खाई भर गया होता। चापाकल की बात जो है, आज सरकार नल जल योजना बना रही है, दे रही है, काम हो रहा है, लेकिन जनता के बीच आप जाइए, पूछिए कि आपको पानी मिल रहा है कि नहीं। क्या आपका दुर्दशा है, क्या दशा है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, मैं नहीं बोलूँगा, वो जनता बोलेगी। लेकिन उस जमाने में भी मैंने 924 चापाकल घर घर पे लगवाया। फिर भी इस पंचायत में 5-6 हज़ार घर है, तो कहाँ से सबका पूरा हो जाता। लेकिन मैंने कोशिश किया था कि मैं घर घर पहुंचा दूं चापाकल। और जितनी गरीब बच्चियां थी उसके शादी के लिए मैंने जो भी हुआ अपने निजी कोष से मैंने मदद किया। आज के डेट में अभी कोरोना का जो दौर गुजरा है, उस दौर में मैं भी चाहता तो एक जो है झोला छपवा करके उसमें भावी मुखिया करके दे देता, 2 किलो चावल या 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ। लेकिन वैसा मैंने नहीं किया, मैंने कहीं फोटो नहीं खिंचवाया। लेकिन जो भी गरीब आए या गरीबों की टोला में जाके आप पूछिए, मैं गया तो हाथ बंद करके उसको दिया कि मैं दाहिने हाथ से दे रहा हूँ तो बाएं हाथ को खबर नहीं हो। चूँकि मेरा ये सोच था कि अगर मैं दूंगा, आपके जैसे चैनल वाले लोग मेरा फोटो, उसका फोटो खींच लेंगे, कल उसके बच्चे बच्चियों की शादी नहीं होगी। कहेगा कि आप तो गिरे हुए आदमी हैं, आप तो भावी मुखिया प्रत्याशी या मुखिया जी के यहाँ से जाके आप जो है 5 किलो अनाज ले लिए। उनके इज्जत को देखते हुए, जनता को सम्मान देते हुए, जनता की इज्जत को देखते हुए मैंने ऐसा करने से अपने को रोका और दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को खबर नहीं है। और आपको नाम भी मैं नहीं बताऊंगा। कितनी बड़ी बात, ये संस्कार और पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है कि अगर दान दो दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और दान दे करके फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना एक चलन सा ये चल गया है। बड़ी सुंदर बात और बड़ा ही एक अच्छे ढंग से निसार खां जी ने इस बात को रखा। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इस पंचायत में, धनदासपुर पंचायत में, अगर एक बार फिर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सा ऐसा काम जो अधूरा रह गया उसको आप पूरा करेंगे? देखिए, मेरे मन में तो बहुत श्रद्धा है, लेकिन पंचायत एक्ट के मुताबिक और सरकार के दिशा अनुसार काम होता है उससे। लेकिन मैं जब मेरी पत्नी मुखिया थी तो मैं एक कदम बढ़ के काम किया करता था। चूँकि सरकार भी वोट से बनी है और मेरा मालिक जो है जनता है, मेरा दूसरा कोई मालिक नहीं है। और पंचायत एक्ट के अनुसार ये है कि अगर सरकार का दिशा निर्देश है कि नहीं कुआं बनवाना है, जनता कहती है कि नहीं पोखर बनवाना है, तो जनता के बातों को मानना है। उसमें है कि भाई जनता को हम जमा करेंगे, जनता से पूछेंगे। अगर जनता चाहती है कि नहीं पोखर ही खोदाएगा तो आम सभा से पारित करके हम बनवाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी बाध्य नहीं है पंचायत एक्ट के अनुसार। अब रह गई बात कि आपने पूछा कि अगर आपको प्रतिनिधित्व मिलता है, मौका मिलता है तो आप क्या कीजिए। देखिए, मेरे मन में एक श्रद्धा था जिसको मैं नहीं कर सका। लेकिन अगर जनता मौका देती है, आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है, दुलार मिलता है मुझे वोट के द्वारा, तो सबसे पहला काम मेरे मन में है कि बाजार से जितना भी रास्ता था उसको सारे लोगों के द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, बंद कर दिया गया जो मंदिर पर जाने का रास्ता है। और ये इतिहास गवाह है कि यही इस क्षेत्र के लिए एक धरोहर है जो ढोंढनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कोई अगर अपना निजी जमीन नहीं देता है तो सरकारी जमीन है जो पूर्व मुखिया श्री कुमारी देवी सुशील प्रसाद की पत्नी हुआ करती थी, उनके घर से होते हुए एक मंदिर को रास्ता जाता है। जब मैं मुखिया मेरी पत्नी बनी थी
तो पहला काम मेरा वही शंकर भगवान के दरवाजे से शुरू हुआ था, ढलाई का काम, जो आज 10 वर्ष से हुआ है। एक भी गिट्टी अगर उखड़ गया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने 1.5 फीट ढलवाया है, कि इसलिए ढलवाया था कि मेरी पत्नी मुखिया थी, दरोगा जी बुलाए। जब मैं गया शिवरात्रि के मौका से तो देखा कि पूरा मंदिर में घुटना से क्या ठेहुना तक जो है पांक लगा हुआ। मैंने उसी दिन सोचा कि इसको पहले मैं करूँगा। तो आगे की कड़ी में मैं बता रहा हूँ कि मेरे आत्मा में है, मुझे विश्वास है कि जनता अगर मुझे स्नेह प्यार दिया, आज जो प्यार दुलार मिल रहा है, अगर मैं बनता हूँ तो पहले वहाँ जो रास्ता है सुशील प्रसाद के दरवाजे पर, वहाँ एक गेट बनवाऊँगा, 2 मूर्ति लाऊंगा खरीद के, एक शंकर जी का, एक पार्वती जी का। वहाँ शंकर द्वार लिखवाऊंगा और उस रास्ते को जो है नापी करा करके बेहतरीन तरीका से, या तो सरकार का डायरेक्शन होगा कि पत्थर वाला ईंटा लगाइए या ढलाई, तो उसको बेहतरीन तरीके से मैं ढलाई कराऊंगा। पहला काम मेरा होगा, पहला मेरा कदम वहीं जाएगा। दूसरा कदम, जितने मेरे गरीब भाई हैं पेंशन से वंचित हैं, पहले मैं उनका पेंशन करूंगा। सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना जो आ रहा है, मैं गरीबों तक बिना किसी रिश्वत, घूस, घास, बिचौलिया के उन तक पहुंचाऊंगा। जो आज के दौर में आपको बता रहा हूं, जो विधवाएं आती हैं मेरे यहाँ, जिनका जवान पति मर जाता है, जवान विधवाएं हैं, जाके देखिए आप। मेरे गांव में एक चंदेश्वर राम है, उनका बेटा जवान 25 साल का मर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके गोद में, आके रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था। मैंने उसको सांत्वना दिया है और मुझसे जो हो सका है मैंने उसको अपना सहयोग दिया है। तो गरीबों की सेवा मैं करूँगा, भगवान के डर तो नहीं, लेकिन श्रद्धा से मैं उन तक जाने का रास्ता बनवाऊंगा। गरीबों का इंदिरा आवास करूंगा, गरीबों का पेंशन करूंगा, गरीबों तक पानी पहुंचाऊंगा, गरीबों के लिए अनाज पहुंचाऊंगा। और मैंने ऐसा किया है कि मेरे पत्नी के रिजिम में मैंने 8 डीलर मेरे पंचायत में है, मैंने बुला के कह दिया था कि भाई मेरे कोई गरीब अमीर कोई भी आदमी, मैं इसीलिए बुलवाया हूँ, आपको नाश्ता करा रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि मेरे पास अगर किसी के खिलाफ अगर कोई लोग विरोध करते हैं, कोई अगर ऐसी करते हैं कि नहीं भाई हमको अनाज नहीं मिला, हमको नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं भाई। तो मेरे पत्नी के 5 साल के रिजिम में कोई भी डीलर ऐसा नहीं था, कोई भी गरीब ऐसा नहीं था जो आके मुझसे कंप्लेन करे कि हमको अनाज नहीं मिला। मैंने दिलवाया है, और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि मैं कभी भी अपने दामन में दाग नहीं लगने दिया हूँ 5 साल में, और अगर मौका मिला तो इस दामन में कभी दाग नहीं लगे। दामन में कभी दाग नहीं लगने दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, और जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। जब जहां जनता मुझे बुलाएगी मैं वहां पहुंचूंगा और उनके सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने की पूर्ण कोशिश करूंगा। ये कहना है निसार अहमद जी का, जो जनदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। अब एक सवाल मैं करूंगा कि आप मुस्लिम हैं, यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोग हैं, और इलेक्शन आपने एक जीत भी लिया है, और आपके कार्य को या आपकी ईमानदारी को देखते हुए जनता आपके दरवाजे पर हमेशा भीड़ लगाए रहती है। मैं आया तो अभी देखा। तो इससे कुछ आपको फ़र्क पड़ता है जाति या धर्म से क्या? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपके क्वेश्चन पर मुझे बहुत हंसी आ रही है कि भाई मैंने अपने जीवन में, मेरे पूर्वजों के जीवन में ऐसा कभी नहीं मोड़ आया कि कोई हिंदू समझता हो कि मुस्लिम है, या मैं समझता हूँ कि वो हिंदू है। ऐसी कोई बात नहीं आई है। अगर ऐसी बात होती तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूँ
कि मेरे दादा का नाम अमरुल्ला खां हुआ करता था। नहीं नहीं, जैसे समाज में ये बातें सुनने को मिल रही है, इतने हिंदू प्रत्याशी हैं, ऐसा है, मुसलमान को तुम वोट दोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो ये मानसिकता लोगों की है, तो इसमें आप क्या रखते हैं? मैं वही बात आपको बता रहा था सर कि कोई रखता हो या आपके द्वारा कहता हो तो मैं उसी को थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि मेरे दादा का नाम अमरुल्ला खां था। उस जमाने में जुगेश्वर प्रसाद इलेक्शन लड़ा करते थे, मेरे ही गांव के थे, और मुनीब जी थे जिनका रामस्वरूप प्रसाद नाम था लेकिन मुनीब जी लोग कहते थे, चंद्रदीप प्रसाद थे, डोमन प्रसाद थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये हाई स्कूल जो है जा रहा था दूसरे किसी गांव में। तो मेरे दादा का बुढ़ापा था, 1959 में स्कूल बना है और 62 में मेरे दादा की मृत्यु हुई है। तो सब लोग गए थे दूसरे गांव में, तो वहाँ लोग चंदा उंदा लिखवा के चले आए। तो उसके बाद हमारे दादा कहे कि ज़रा जुगेश्वर को बुला लिया हो, ज़रा मुनि जी को बुला लिया हो, ज़रा फलाने को बुला लिया हो। सब लोग आए तो कहे कि क्या हुआ जी? तो कहा लो कि दादा चंदा हम लोग दे दिए हैं और दूसरे जगह बन रहा है स्कूल। तो देखिए, मैं हिंदू मुसलमान की बात पर बोल रहा हूँ कि दादा ने कहा कि भाई ऐसा बताओ कि 2 कोस 3 कोस 1.5 कोस लड़कियां जाएंगी, बहू बेटी हमारे गांव की जाएगी, तो लोग गलत नज़र से देखेंगे। ऐसा मेरे ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। तो लोग कहे कि दादा ज़मीन कहाँ है? तो वो कहे कि चलिए हम ज़मीन देते हैं। 22 कट्ठा मेरा बगीचा था अमृतवानी का, जो जहाँ अभी कॉलेज एट प्रेजेंट है वो मेरे दादा की दी हुई प्रॉपर्टी है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा है, वो तो सरकार का है। और मैं अपना कभी नहीं कह कर के उस स्कूल में गया, या मैं पढ़ रहा था उस वक्त मैंने कभी कहा कि मेरे पूर्वजों का इस स्कूल में दान है ज़मीन, आप हमको 2 रुपया छोड़ दीजिए, कभी हम लोगों ने नहीं कहा। तो उस समय 46 कट्ठा ज़मीन जो है मेरे पढ़ीदार और मेरे दादा ने दिया, और 12 कट्ठा ज़मीन चंद्रदीप प्रसाद ने दिया, और 12 कट्ठा ज़मीन जुगेश्वर प्रसाद का वहाँ नहीं था, लेकिन वो घामानंद जो अनुसूचित जाति के थे उनसे दिलवा करके और दयालपुर में 12-14 कट्ठा वो अपना ज़मीन दिए। और स्कूल जब खुला तो लोगों ने कहा कि दादा हमारे पुराने थे, उम्र भी ज़्यादा था, बड़े भी थे, तो कहा लो कि दादा किसके नाम से रहे? तो दादा हमारे कहे कि देखो जी किसी के नाम से नहीं रहेगा स्कूल, ढोणनाथ मंदिर है बाबा ढोणनाथ का, उन्हीं के नाम पर रहेगा। तो आज भी आप देखिए कि श्री ढोणनाथ उच्च विद्यालय के नाम से हमारा हाई स्कूल है। तो इसको आप क्या कहिएगा, हिंदू मुसलमान का कहाँ वहाँ नाम आता है जब शंकर भगवान के नाम से हाई स्कूल है? दूसरी बात कि इस पंचायत में, मेरे पंचायत में 400 से 500 मुसलमानों का वोट है, और यहाँ वोट 8000 से ऊपर पर चुनाव होता है। अगले 2016 में 8400 वोट से चुनाव हुआ। तो मान के चलिए कि 400 वोट मुसलमान लोगों का है। तो ऐसा नहीं ना कि सब मुसलमान हम ही को दे देगा, सब हिंदू हिंदुए को दे देगा, ऐसा नहीं ना है। तो मान लीजिए कि 400 में कितना मिला वो अनुमान लगाइएगा। लेकिन हमको जो 850 वोट मिला उसमें 800 वोट 750 वोट हिंदुए लोगों का न था। जो प्यार स्नेह दुलार हमको हिंदू परिवार से मिलता है वो मुसलमान से कम तो नहीं मिलता है। तो कहाँ जात पात की बात है? और मेरे चुनाव में कहाँ जात पात होता है? इसको कहते हैं शिक्षा। मतलब जहाँ शिक्षा आ गई, जहाँ पढ़ लिख लोग गए, वहाँ जाति धर्म कोई विशेष मायने नहीं रखता। प्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि वो सबको समभाव देखे, और मुझे लगता है कि इनमें वो गुण है। निसार खां जी, आपने इस चैनल को इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर कभी मौका मिला प्यारे दर्शकों तो मैं इनसे मिलूँगा और कुछ चंद बातें करूँगा। फिलहाल ये दंदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपने हृदय की बात इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखी। जनता मालिक है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है। इतना समझने की शक्ति तो भगवान ने आपको दिया है। आपने इस चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।